नमस्कार, स्वदेश विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत और मेरे साथ है मेरे सहयोगी विश्व मोहन। और मैं और विश्व मोहन आज जिस चर्चा के लिए यहां मौजूद हैं वो चर्चा बड़ी गंभीर है, क्योंकि स्काईमेट ने एक अनुमान जाहिर किया है और ये अनुमान है मानसून को लेकर। और विश्व मोहन, वाकई जो है इस अनुमान के बाद से ही बड़ी बेचैनी बढ़ती जा रही है। लेकिन आज हम जरा कोशिश करेंगे कि तमाम शंकाओं का समाधान जो है वो आसान भाषा में अपने दर्शकों के सामने रखें। तो जरा पहले दर्शकों को खबर से वाकिफ करा दें। दरअसल चिंताएं कई हैं मानसून को लेकर। चिंता है सूखे की, चिंता है महंगाई की, चिंता है खास तौर पे किसानों की, और चिंता है देश की इकॉनमी पर पड़ने वाले इसके असर की। और इसकी वजह है सामान्य से कम बारिश। जी हां, स्काईमेट जो कि वेदर एजेंसी है उसका अनुमान है कि इस बार जो है वो मानसून सामान्य से कम रहने वाला है। बढ़ती हुई अल नीनो इफेक्ट और इसकी संभावना के साथ ही साथ सामान्य से कम मानसून की बारिश होने की इस रिपोर्ट में संभावना जताई गई है। स्काईमेट के मुताबिक इस बार मानसून पर अल नीनो का खतरा मंडरा रहा है। इस वजह से बारिश सामान्य से काफी कमजोर रहती है और देश को सूखे की मार तक झेलनी पड़ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो चौतरफा झटके से आखिर हम किस तरह से निपट सकते हैं, और क्या वाकई चिंता इतनी बड़ी है? क्योंकि ये अल नीनो इफेक्ट तो पिछले साल भी था और पिछले साल भी इसके बारे में तमाम चिंताएं जाहिर की गई थी। बहुत से जो फॉरकास्ट हैं वो लगातार सामने आए हैं। तो हम हर पहलू पर चर्चा करेंगे। विश्व मोहन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और हमारे साथ चर्चा में जो है वो खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। तो जरा मैं परिचय उन खास मेहमानों से करा दूं आपका। तो हमारे साथ जीपी शर्मा साहब हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं स्काईमेट से। जीपी शर्मा साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाव स्वदेश में। और इसके साथ ही आशीष कपूर हैं जो कि सीईओ हैं इन्वेस्ट शॉपी इंडिया से, वो भी हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत आशीष जी। और साथ ही पुखराज चोपड़ा साहब, जाने माने एग्री एक्सपर्ट, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। और मैं अपने मेहमानों की ओर बढ़ूं उससे पहले विश्व मोहन, जरा मैं समझना चाहूंगा कि ये जो अनुमान है, इस अनुमान की बड़ी बातें आखिर हैं क्या? देखिए, सबसे पहला अनुमान तो यही है कि जो सामान्य जो 96 to 104% होता है, 196 से 104%, उससे कम बारिश की संभावना 40% है। यानी स्काईमेट का जो अनुमान है वो 94% बारिश का अनुमान है। और चिंता इस बात की है कि अल नीनो सेकेंड हाफ में ज़्यादा एक्टिव होने की संभावना ज़्यादा लग रही है। और सिर्फ स्काईमेट से पहले भी कितनी सारी दुनिया की बड़ी एजेंसी, जो वेदर एजेंसीज हैं, उनकी तरफ से भी इस तरह की रिपोर्ट आई थी कि अल नीनो की आशंका बरकरार है और सेकेंड हाफ में ज़्यादा है। जुलाई के बाद ज़्यादा अल नीनो एक्टिव होने की संभावना है। ऐसा अब चिंता इस बात की है क्योंकि ऑलरेडी बेमौसम बारिश और उसके बाद ओले की वजह से जिस तरह से फसलों को लेकर चिंता हुई थी, उत्पादन को लेकर चिंता हुई थी, और अब खरीफ फसलों को लेकर संकट है। क्योंकि जुलाई और अगस्त में सबसे ज्यादा बुआई होती है देश भर में, मध्य भारत में, उत्तर भारत में, और वहां को लेकर स्काईमेट का अनुमान है कि जुलाई में महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा जो सेकेंड हाफ होगा वहां पर बारिश कम रहने की संभावना जताई जा रही है। तो इस वजह से चिंता है। क्या खरीफ फसलों के भंडारण को लेकर चिंता होगी, उत्पादन को लेकर चिंता होगी, खाद्यान्न संकट तो नहीं पैदा होगा, और साथ ही इससे जुड़ी हुई रूरल इकोनॉमी, जहां से हम डिमांड, पूरी इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है वहां के डिमांड से, उस पर तो असर नहीं होगा। बिल्कुल। और ये वाकई ये जो पहलू हैं उनको बहुत ही बारीकी से समझना होगा और इस शो में हम समझेंगे। विश्व मोहन भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और हम कोशिश यही करेंगे कि आपके सामने सारे जो पहलू हैं वो बहुत आसान भाषा में रखें। सबसे पहले शर्मा सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आपसे जब पहले हमारी चर्चा हुई थी तो एक बात साफ तौर पर समझ में आ रही थी कि जनवरी में जब एक अमेरिकन वेदर एजेंसी की रिपोर्ट आई थी और अल नीनो इफेक्ट की बात हो रही थी, तब भी ये था कि भाई अभी बहुत प्री मैच्योर है इस तरह का आकलन करना। लेकिन तब भी आपने कहा था कि ये प्री मैच्योरिटी हमें दिखानी पड़ती है, क्योंकि किसान को हम जून मई के महीने में अगर हम बताते हैं कि साहब ये स्थितियां हो सकती हैं, तो उसकी प्रिपरेशन का होगा क्या? अब जो अनुमान है उसमें आपके कंसर्न्स क्या है? आप कहां कहां जो हैं वो अभी फिलहाल चिंताएं देख रहे हैं और क्या वाकई इसके लिए हमें तैयार होना होगा? जी, देखिए, अल नीनो का जैसे आपने ठीक कहा, पहले हमने जनवरी के महीने में 4 जनवरी की बात है जब पहला फोर शैडो जिसको बोलते हैं वो जारी किया था स्काईमेट से, और उसमें ये चिंता जरूर जाहिर की गई थी कि अल नीनो के होने के पूरे पूरे चांस हैं और इसलिए उसका खतरा बरकरार है। और अब तो हम अप्रैल में आ गए हैं, हालांकि अभी भी
स्प्रिंग बैरियर जिसको बोलते हैं, स्प्रिंग बैरियर प्रेडिक्शन, उसके कारण कहते हैं कि एक्यूरेसी थोड़ी कम होती है, लेकिन फिर भी 4 महीनों के अंदर अंदर ही ना तो हमें कोई ज्यादा बदलाव देखने को मिला है। जो एल नीनो के प्रोजेक्शन थे, हालांकि कुछ बड़ा ही होगा पहले से, उसका प्रभाव कम तो नहीं हुआ है। हालांकि जैसे जैसे हम इवेंट के पास पास पहुंचते हैं तो फोरकास्ट की एक्यूरेसी जरूर पहले से ज्यादा होती है। अगर हम कहें कि अब मई महीने का अनुमान आएगा तो उसकी एक्यूरेसी और अच्छी होगी। और जैसा मैंने पहले कहा कि समय रहते अगर सूचित किया जाए सभी पार्टियों को, सभी लोगों को, किसानों को जिनका इससे डायरेक्ट कंसर्न है कि ऐसा होने वाला है, तो जरा उसका हो सकता है हम उससे कुछ निपटने के लिए थोड़े कुछ साधन या उसके बारे में सोच विचार करें। तो यही है, अभी अल नीनो का खतरा बकायदा बना हुआ है। जो अभी लेटेस्ट प्रोजेक्शंस हैं उसके कारण जो दूसरा हाफ, जैसे आपने भी बताया मानसून का, वैसे तो कोर मानसून मंथ जुलाई और अगस्त होते हैं, लेकिन जुलाई और अगस्त को कुल को मिला के भी मानसून सामान्य से कम रहेगा। और ज्यादातर अगस्त और सितंबर के 2 जो महीने होंगे उनमें मानसून के काफी कम रहने की संभावना रहेगी। अगर हम बात करें जैसे सामान्य से कम, तो विश्वमोहन जी ने जैसे बताया 90 से 95% लॉन्ग पीरियड एवरेज का रेनफॉल जो है उसको अगर सामान्य बिलो नॉर्मल है तो उसके बीच में उसका अनुमान है। उसके साथ ही साथ जो मॉडल एरर है, कोई भी न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन कोई भी करता है तो इस स्टेज पे उसका जो मॉडल एरर है ±5% भी गिना जाता है, क्योंकि वो ये एरर धीरे धीरे कम होता है जब हम इवेंट के पास पहुंचते हैं। पर क्योंकि अभी वक्त है उसमें, तो इसलिए ±5% का मार्जिनल एरर लेके चलेंगे, जिसके चलते अनुमान 89% से लेके और लगभग 99% तक इस फोरकास्ट का होगा। लेकिन जो मध्य बिंदु है वो 94%, सामान्य से इतनी कम बारिश होने की संभावना जरूर रहेगी। जी ओके, बिल्कुल बिल्कुल। अगर इतनी कम, सामान्य से कम बारिश अगर होगी, वो भी जुलाई और अगस्त के महीने में, खास करके अगस्त महीने को लेकर ज़्यादा चिंता है। पुखराज जी, आपसे मेरा सवाल होगा, क्या लग रहा है, क्या खरीफ की बुआई को लेकर चिंता है? क्योंकि जो मेजर एग्री बेल्ट है, खास करके पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के आसपास के जो इलाके होंगे, पश्चिमी यूपी, एमपी, यहाँ पर मानसून की एंट्री भी लेट होती है, जून के आखिर तक होती है। तो जुलाई और अगस्त इनके लिए काफ़ी अहम होता है और उस दौरान अल नीनो के एक्टिव होने की संभावना सबसे ज्यादा है। क्या लग रहा है पुखराज जी, काफी ज्यादा बुआई पर इसका असर होने वाला है अगर स्काईमेट की रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो? देखिए विश्वमोहन जी, स्काईमेट की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार तो ये निश्चित ही चिंता का विषय है। हर कोई समझता है कि यदि नॉर्मल, बिलो नॉर्मल कम बारिश होगी तो पक्का ही चिंता का विषय है खेती की दृष्टि से, और दूसरे जीवन यापन के जो परिदृश्य है उनकी दृष्टि से भी। देखिए ये मानसून है, वो सिर्फ खरीफ को प्रभावित नहीं करता, आगे वाली फसलों को भी प्रभावित करता है, क्योंकि बांधों में पानी आना, नहरों में पानी आना, तालाबों में पानी भरना, सिंचाई के साधन, तो सारे इसी मानसून के अंदर हमें इसकी पूर्ति होती है। तो उस वजह से अगली फसलों पे भी इसका प्रभाव पड़ता है। और जहां तक विश्वमोहन जी स्काईमेट का अनुमान की बात है, तो मैं एक बात कहता चलूं कि अभी पिछले दिनों जो ये जलवायु परिवर्तन की वजह से या WD की वजह से जिस तरह की खेती में नुकसान हुआ है वो बहुत गंभीर है। ये एक तरह से बहुत सारी फसलें बहुत सारी संख्या में नष्ट हुई है, उनको नुकसान हुआ है, चाहे गेहूं ले ले, सरसों ले ले, चना ले लें आप, ये जीरा ले लें और ये सब कुछ ले लें, इन सभी फसलों को नुकसान हुआ है। अब यदि आगे इसी तरह के अनुमान आते हैं तो निश्चित रूप से खरीफ में बुआई होने वाली सभी दलहन, तिलहन, ग्वार या अन्य फसलें उसको नुकसान होगा। उसके साथ साथ ये भी चिंता बढ़ेगी कि आगे के लिए पीने का पानी और आपकी सिंचाई का पानी, नहरों में पानी और बांधों में पानी, उसका स्तर क्या रहता है, इस पर भी चिंता खड़ी रहेगी। भगवान ना करे कि इस तरह का मौसम आए, पर यदि कमजोर रह गया तो बहुत दिक्कत आने वाली है विश्वमोहन जी।
यानी स्थिति काफ़ी गंभीर रहने वाली है, क्योंकि इससे सिर्फ सिंचाई के लिए और खेती के लिए पानी कम नहीं होंगे, पीने की पानी की दिक्कतें होंगी और इसका इम्पैक्ट आने वाले फसलों के लिए। और खरीफ के बाद जब इसकी जो स्विंग होती है रबी फसलों की खरीफ सीजन के बाद, तो जो नमी ज़मीन में होती है उसके जरिए होती है, तो वहाँ तक भी असर होगा, तो एक्सटेंडेड ये दिक्कतें बढ़ेंगी। शर्मा साहब, अब आपसे बात करते हैं मानसून के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, वो भी काफ़ी अहम होता है, खास करके एग्री बेल्ट को लेकर। वहाँ क्या अनुमान है? हालांकि काफ़ी अभी प्री मेच्योर होगा, अभी अप्रैल के महीने में उतना सटीक अनुमान लगाना, तभी एक वॉलपार्क कोई अगर फिगर दे पाए जुलाई अगस्त में किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होगा मानसून का, कुछ अनुमान? वैसे तो अल नीनो आपको ये तो नहीं बताता कि कहाँ कहाँ और कितनी वर्षा कम होगी। कुल मिला के जरूर है कि वर्षा कम होती है, लेकिन क्योंकि हमने अभी तक काफी सारे एल नीनो के पैटर्न देख लिए हैं, कोई भी दो एल नीनो पैटर्न समान नहीं होते। पर पिछला क्लाइमेटोलॉजी अगर देखें हम 30 साल की, 40 साल की, तो एल नीनो ज्यादातर जो देश के मध्यवर्ती भाग और उत्तरी भाग हैं उनमें ज्यादा प्रभाव डालता है। स्टेट्स की बात करूं तो जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और इवन साथ के जो ईस्टर्न क्षेत्र हैं, ईस्टर्न पार्ट्स, पूर्वी क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़, बिहार वगैरह लेके कुछ अगर थोड़ा सा अच्छी वर्षा जनरली देखने को मिलती है तो वो है देश के दक्षिणी भाग और देश के उत्तर पूर्व भाग। उत्तर पूर्व भागों में तो वैसे ही वर्षा सामान्य से काफी ज्यादा होती है, तो उसमें अगर थोड़ी बहुत कमी आ भी जाती है तो उतना उसका फर्क नहीं पड़ता या महसूस नहीं होता। लेकिन उत्तर भारत के क्षेत्र और मध्यवर्ती क्षेत्र जैसे महाराष्ट्र की बात करें या गुजरात, राजस्थान की बात करें, जिनमें की मानसून की वर्षा उनके मुकाबले, उन क्षेत्रों के मुकाबले कम रहती है, तो उसमें अगर कमी आ जाती है 10% की, उसके आसपास की, तो वो मायने रखती है। वो कृषि के क्षेत्र से उतनी कमी बिल्कुल मायने रखेगी। और जैसे मैंने कहा है कि अल नीनो के पिछले प्रभाव को देखते हुए, जो कि कुछ सालों के अंदर हमने देखे हैं, तो देश के जो मध्यवर्ती और उत्तरी भाग होंगे वो ज्यादा रिस्क पे रहेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बातें वाकई बहुत अहम हो जाती हैं, क्योंकि जैसे हम दक्षिण अपने देश के दक्षिण के हिस्से को देखते हैं जहाँ पर मानसून की जो शुरुआत है वो बहुत पहले से हो जाती है। ये भी समझने की हम कोशिश करेंगे कि ये जो मौसम का बदलता हुआ मिजाज है, और हाल फिलहाल अगर हम खेती के पैटर्न या पिछले साल से अगर हम कुछ चीज़ों को आगे ले जाएं या एक तरह से सीख के तौर पर लें, तो उसे किस तरह से देखना होगा। आशीष कपूर साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष कपूर साहब, बात इकोनॉमी की कर लें, बात हमने रूरल डिमांड की भी कर ली, बहुत सारी चीज़ों को हम देख रहे हैं, लेकिन अगर एक इन्वेस्टर के नज़रिए से देखें तो वाकई ये जो फेज़ है, हम मानते हैं कि बड़ा स्पेसिफिक कुछ स्टॉक्स के लिए या किसी सेक्टर के लिए हो जाता है, तो कहाँ कहाँ जो है वो मॉनसून एक तरह की उम्मीद लाता है, और कहाँ कहाँ आपको लगता है कि जहाँ पर जो इन्वेस्टर है उसे बच के रहना चाहिए, या वहाँ अगर है तो वहाँ उसे खास रणनीति बनाने की आवश्यकता है? देखिए, अगर मॉनसून जो प्रिडिक्ट हो रहा है, अगर वैसा ही हुआ और अगर अनुमान के से काफी कम हुआ, तो उसमें खास फर्क पड़ता है रूरल इकोनॉमी को, क्योंकि हालांकि इरिगेशन काफी जगह जो हमारे एक्सपर्ट साहब ने बताया कि जो सेंट्रल एंड नॉर्थ इंडिया, उसमें कई जगह पे इरिगेशन है, अच्छा है, बट उसके बावजूद आई थिंक अगर बारिश नहीं होती तो फसलों का फर्क पड़ता है और इमीडिएटली रूरल इकोनॉमी और उसकी बाइंग पावर में फर्क पड़ता है। तो उसमें आई थिंक इमीडिएट जो इम्पैक्ट होता है वो होता है एफएमसीजी, क्योंकि एफएमसीजी की काफी जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ है वो रूरल एरिया से आती है। इसके अलावा जो ऑटोमोबाइल में टू व्हीलर्स और ट्रैक्टर की इमीडिएट इम्पैक्ट आता है, फर्टिलाइजर स्टॉक्स पे इम्पैक्ट आता है, और काफी और इंडस्ट्रीज जैसे पेंट इंडस्ट्री है उसमें काफी इम्पैक्ट आता है, क्योंकि रूरल एरिया में भी काफी पेंट कंज्यूम होता है, और कई और ऐसी चीजें हैं। बट ब्रॉडली स्पीकिंग एफएमसीजी, अगर मानसून वीक है तो एफएमसीजी, ट्रैक्टर, टू व्हीलर, फर्टिलाइजर के पेंट्स, इन सब के लिए एक तरह से नेगेटिव माना जाएगा। और मेरे मुताबिक ये बहुत जरूरी देखना कि अगर तो काफी एरियाज, जैसे उन्होंने ठीक बताया कि नॉर्थ ईस्ट में अगर थोड़ी डेफिसिट होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कि नॉर्थ ईस्ट में टोटल अमाउंट ऑफ जो रेनफॉल है बहुत ज्यादा होती है।
बट अगर सेंट्रल इंडिया में इसका हुआ इम्पैक्ट, तो सेंट्रल इंडिया में इसमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि सेंट्रल इंडिया में थोड़ा एरिड रीजन्स हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और इवन महाराष्ट्र के रीजन्स इंटीरियर। तो उसमें अगर मॉनसून का इम्पैक्ट नेगेटिव है तो वो बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ओवरऑल रूरल इकोनॉमी को करेगा। और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ में भी इसमें इसलिए फर्क पड़ता है क्योंकि जो हमारी इंक्रीमेंटल डिस्ट्रिक्ट ग्रोथ है उसमें काफी पार्ट रूरल जो रिवाइवल है उससे आ रहा है। और एसेट इज अगर आप देखें तो पिछले कुछ तिमाहियों में रूरल इकोनॉमी पे प्रेशर रहा है। ये उम्मीद की जा रही थी कि यहाँ से रिवाइवल आएगा, और अगर मॉनसून ही वीक रहा तो ये इसमें काफी इम्पैक्ट ओवरऑल इकोनॉमी में भी आ सकता है। तो जरूर कई सेक्टर सेक्टर्स में तो जरूर एक तरह से कॉशियस व्यू लेना पड़ेगा, और ये मान के चलना पड़ेगा कि अगर मॉनसून वीक हुई तो अगले कुछ तिमाहियों तक इन शेयर्स को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इन शेयर्स में कोई ज्यादा लंबी तेजी नहीं आ सकती जो इन सेक्टर से जुड़े शेयर्स है, खास करके उनकी। और कहाँ कहाँ आपको लगता है कि खास रणनीति बनानी चाहिए या जहां संभावनाएं बन सकती हैं इस क्राइसिस में भी? देखिए, एक थोड़ा सा होता है कि अगर कंस्ट्रक्शन सीमेंट की बात की जाए तो उनकी डिमांड जरूर स्लो होती है अगर मॉनसून तेज हो, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी थोड़ी डिले हो जाती है। सीमेंट के डिस्पैचेस स्लो होते हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जब बारिश काफी तेज हो रही होती है तो उसमें स्लो डाउन होता है। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि अगर मॉनसून का बहुत ज्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं है, बहुत ज्यादा फोर्सफुल मॉनसून नहीं आ रही, तो सीमेंट एक सेक्टर है जिस पर आप एक रिवर्स बेट लगा सकते हैं कि शायद एक वीक मॉनसून के कारण उनकी जो डिस्पैचेस हैं वो रेगुलर ही बनी रहे और स्लो डाउन ना आए उनमें, तो सीमेंट के शेयर्स में तेजी आ सकती है। कंस्ट्रक्शन लिंक जो स्टॉक्स हैं उनमें थोड़ी बहुत तेजी हो सकती है। और कई सेक्टर्स ऐसे हैं, क्योंकि एक ओवरऑल बैलेंस होता है मार्केट में, कई सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि डोमेस्टिक इकोनॉमी से लिंक नहीं है, तो उनमें भी क्योंकि अल्टीमेटली मनी हैज टू चेज सेफ्टी, तो उनमें भी एक तरह से तेजी आ सकती है। और वो सेक्टर्स हैं आईटी सेक्टर में काफी दबाव भी रहा है पिछले साल डेढ़ साल। तो अगर ये ऐसी चीज रही कि इकोनॉमिक को लेकर थोड़े कंसर्न रहे तो एक आईटी सेक्टर में तेजी आ सकती है बैलेंस करने के लिए ओवरऑल सेंटीमेंट को। फार्मा एक और सेक्टर है जिसमें कि रिवाइवल आ सकता है। फार्मा में फिर से कोई बहुत ज्यादा लिंक नहीं होता इकोनॉमी के साथ, काफी अर्निंग्स इनकी एक्सपोर्ट है, प्लस काफी अर्निंग्स आर नॉट इकोनॉमी लिंक, क्योंकि जो दवाइयां हैं उनका यूज होना ही होना है अगर डिजीज आ रही है, ऐसा कुछ आ रहा है। तो ये सिलेक्टिव सेक्टर्स हैं, सीमेंट, कंस्ट्रक्शन, सिलेक्टिव फार्मा और आईटी रिलेटेड सर्विसेज, जिनमें कि आप कैसे जैसे कहते हो ना हाइडिंग स्पेस, तो इनमें आप छुप सकते हो, क्योंकि इनमें हो सकता है पॉजिटिव इम्पैक्ट आए, अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट ना भी आए तो नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा नहीं आने वाला। यानी डिफेंसिव कुछ सेक्टर है, चुनिंदा फार्मा शेयर्स और कुछ आईटी सेक्टर शेयरों में आप यहाँ पर दाव लगा सकते हैं अगर मानसून वीक रहता है। और साथ ही आमतौर पे जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ कम हो जाती है मानसून सीजन में, अगर मानसून वीक रहा तो वो एक्टिविटीज़ कंटिन्यूटी में चली जाती है, तो उसका फ़ायदा सीमेंट कंपनियों को होगा। तो ये यहाँ पर तो बेहतर उम्मीदें लग रही है। लेकिन जो मेजर फैक्टर्स है, जो सेक्टर है जहाँ पर कमजोरी दिख सकती है वो एफएमसीजी, क्योंकि सबसे ज़्यादा रूरल इनकम का असर वहीं पर होता है। तो रूरल इंडिया बहुत बड़ा है, वहाँ पर डिमांड डिस्ट्रैक्शन होगा अगर मानसून की वजह से अगर उनकी इनकम कम होती है। साथ ही उसके अलावा भी बहुत सारे सेक्टर जिसमें टू व्हीलर कंपनीज पर असर होगा, ट्रैक्टर की डिमांड कम होगी, खाद बीज की डिमांड कम होगी, तो कुछ ऐसे सेक्टर है। लेकिन अब बात जीपी शर्मा साहब आपसे अब एक सवाल होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ डराना ही नहीं, उनको आगाह करना था, अलर्ट रहने की जरूरत है। आपकी जो रिपोर्ट थी, पूरी रिपोर्ट मैंने पढ़ी, उसके हिसाब से जून काफी बेहतर रहने वाला है और सामान्य से बेहतर मानसून की भी संभावना वहां पर बन रही है। तो ऐसे इलाके, ऐसे कुछ एरिया जहां पर आप कहना चाहेंगे जो एग्री बेल्ट है, अगर जून में ही बुआई शुरुआती दौर में ही अगर बुआई कर ले तो वो क्या बेहतर रणनीति होगी क्या? देखिए, आपने जैसे बताया जो कि देश के उत्तरी भाग है या इवन मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मानसून सामान्य स्थिति में ही वो जून के अंत में आता है। 20 तारीख तक तो 20-25 के आसपास तो ये गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों से होते हुए बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक इसकी पहुंच होती है। अगर मानसून आ भी जाता है पहले, तो अभी तो समय पे आएगा नहीं आएगा वो एक अलग से बात है, क्योंकि उसकी फोरकास्ट अलग से होगी।
जरूरी नहीं है कि मानसून, अगर एल नीनो है तो मानसून देर से आएगा, नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि वो लानीना के चलते समय पे आता है, मतलब इसमें आपस में कोई लिंक नहीं है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि मानसून आता कब है। जैसे कि कई बार देखने को मिलता है कि 10-12 दिन की देरी भी हो जाती है, एक सप्ताह की देरी भी, अगर समय पे आ जाता है फिर तो देश के जो इवन मध्यवर्ती भाग हैं जैसे महाराष्ट्र के क्षेत्रों तक भी मानसून पहुंच जाता है समय पे। क्योंकि खेती के बाद, सोइंग के बाद हमें कुछ ना कुछ दिन श्योरिटी होनी चाहिए कि बरसात जरूर होगी, नहीं तो किसान की जो कोशिश है वो तो बेकार चली जाएगी। तो बिल्कुल सही वो बात है अभी सर। सब समय आने पर ही उसका पता चलेगा। अभी से 2 महीने पहले उसकी बात बताना थोड़ा मुश्किल सा कार्य है जी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हालांकि पुखराज जी, मेरा सवाल ये था कि जून में अगर मानसून की स्थिति अगर बेहतर रहती है, सामान्य से बेहतर मानसून बहुत सारे हिस्से में होती है, हालांकि जुलाई और अगस्त को लेकर चिंता है। ऐसे में अगर बुआई, आप पहले बुआई कर लिए और बाद में बारिश बिल्कुल हुई नहीं, और कुछ सारी फसलें ऐसी भी होती है जो पूरी तरह से मानसून पर ही निर्भर करती है, आपको लग रहा है कि कुछ ऐसी फसलें ऐसे सीजन में बेहतर हो कि दूर होकर आप सलाह देना चाहेंगे किसानों की ऐसी फसलों की बुआई करें जहां पर पानी की ज़रूरत कम हो, ताकि उनको बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो मौसम के ऐसे कंडीशन में? देखिए, ये तो निश्चित ही है कि जिस फसल को कम पानी चाहिए उसकी बिजाई की जाए। पर सबसे बड़ी बात ये है कि जून और जुलाई के प्रथम सेकंड सप्ताह में यदि बिजाई कर ले किसान और उसके बाद में फिर मानसून का खतरा यदि लटक जाए तो उसकी मेहनत और बीज ये भी बेकार चला जाएगा। तो ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि किसान जोखिम तो लेगा, निश्चित रूप से भारत का किसान जोखिम लेता ही है, तो बिजाई का जोखिम भी लेगा। और जहाँ तक जुलाई में कमज़ोर की बात है, तो काफ़ी सारे एरिया में तो 1 जुलाई के बाद ही मानसून आता है। बहुत बड़ा कृषि का क्षेत्र है, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात है। तो इन सब एरिया के अंदर यदि मौसम कमज़ोर रहता है, जून को तो हम छोड़ ही देते हैं, हम जून की बरसात पे तो बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं है हम लोग। पर यदि रहता है, तो ऐसे में चाहे कम बारिश की करे या ज़्यादा बारिश की करे, पर फसल की बुआई पे जो खर्चा लगेगा, जो मेहनत लगेगी, वो भी बेकार जा सकती है। तो ये कहना अभी एक बड़ी कल्पना होगी कि भी कैसी बिजाई की जाए। इस पे तो कृषि वैज्ञानिक ठीक से सलाह दें और पूरी मौसम की जानकारी रखकर उसकी सलाह दें कि ऐसे-ऐसे खेती की जाए, तो ठीक रहेगा। जहाँ तक मैं अभी सुन रहा था कि रूरल और इसका अर्बन का, तो भारत की बहुत बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और सीधे-सीधे खेती से 62 से 65% लोग खेती से जुड़े हुए हैं भारत की। तो इतनी बड़ी जनसंख्या पर जब इसका असर होता है, तो सभी जगह इसका असर होगा। और हाँ, ये एल नीनो की खबर से घबराहट तो निश्चित रूप से खड़ी होती है, पर सबसे अच्छी बात ये है कि हम वाकई आने वाले खतरे को भाँप कर यदि अभी से तैयारी शुरू कर दें, तो ये देश के लिए और खुद वही के लिए वही भी अच्छा वही होगा। कोशिश है कि पहले से कहीं ना कहीं हमें अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। समय कम है मेरे पास। आशीष कपूर साहब, मैं आपके पास आखिरी सवाल के साथ आऊंगा। अगर हम पिछले पैटर्न को देखें या बाजार के मिजाज को देखें, तो जब इस तरह का ट्रांजिशन फेज होता है या इस तरह का फॉरकास्ट होता है, तो मार्केट किस तरह से मार्केट को आपको मॉनिटर करना होता है, या मार्केट में किन किन चीजों को बहुत बारीकी से देखना होता है? देखिए, मैं एक चीज बताता हूँ कि ओवरऑल जो मार्केट का है ट्रेंड, उसमें मॉनसून का एटलीस्ट लास्ट 10-15 साल का अगर बात की जाए, पहले ज्यादा होता था इम्पैक्ट, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। एक इसके कारण ये भी है कि काफी कंपनीज की जो अर्निंग्स हैं, खास करके लार्ज कंपनीज की अर्निंग्स, वो डाइवर्सिफाइड हैं या ऐसी नेचर की हैं जहाँ पे कि इमीडिएटली कोई रूरल इकोनॉमी का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा नहीं आता। अगर आप इंडेक्स का कंपोजर देखें तो उसमें हार्डली 4-5 कंपनीज होंगी जिनमें कि कुछ इम्पैक्ट इनका इसका रहेगा। और जैसे मैंने बताया, उसका इम्पैक्ट नॉर्मली अगर मार्केट का सेंटिमेंट ठीक रहा तो उस इम्पैक्ट को न्यूट्रलाइज हो जाता है, क्योंकि वो जो बाकी सेक्टर्स हैं जैसे आईटी है, फार्मा है, कोई और डिफेंसिव सेक्टर्स हैं या एक्सपोर्ट लिंक सेक्टर्स हैं, उनमें तेजी आ जाती है, तो वो ओवरऑल सेंटीमेंट को काउंटर कर देती है। आपको थोड़ा स्पेसिफिकली खेलना होगा अगर ऐसी फोरकास्ट है। जैसे बताया कि अवॉइड सेक्टर्स जिसमें कि रूरल या एग्रीकल्चर कंपोनेंट काफी है। मेनली द एग्रीकल्चर मशीनरी, ट्रैक्टर, एफएमसीजी,
छोटे से वाइट गुड्स भी, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खास करके जो फैंस हैं, गैजेट्स हैं, जो अप्लायंसेस जो रूरल इकोनॉमी में काफी अब चल रही है, एक डिमांड आ रही है, उन पे फोकस रखना है और उन सेक्टर्स को थोड़ा अवॉइड कर लें, या अगर निवेश किया हुआ है, मुनाफा है तो उसमें मुनाफा भी थोड़ी देर के लिए ले लें। ठीक है, और फिर ये अहम सलाह आपको खास तौर पे ध्यान रखनी होगी। और आज जो विश्व मोहन चर्चा थी हमारे तमाम खास मेहमानों के साथ, वो वाकई एक तरह से कह सकते हैं हमने बड़ी टोटलिटी में हर पहलू को लगभग छुआ है। बिल्कुल, हमारी कोशिश यही थी कि हम डराए नहीं, अलर्ट करें और तैयारी करें। तैयारी सरकार के लेवल पे ही नहीं, मौसम एजेंसीज वगैरह की भी जिम्मेदारी है, साथ ही एग्री साइंटिस्ट की, ताकि किसान उसी हिसाब से तैयारी करे। और जैसे जैसे हमारी रिपोर्ट आती रहेंगी, हम स्वदेश पर भी लगातार ऐसे अलर्ट करते रहेंगे और किसान भी उसी हिसाब से खेती करे। बिल्कुल, तो अपने सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हम करेंगे इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और पुखराज सर, इसके साथ जीपी शर्मा सर, कपूर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विश्व मोहन, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास विश्लेषण के लिए। देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।